हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है JAIB MCQ सीरीज में। और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी MCQ सीरीज के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे और आज हम लोग क्लास नंबर 6 को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो JAIB CAIB बाय अरविंद सर हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज हम लोग अपनी क्लास में नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन कवर करेंगे 59। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमेट्रिक सिक्योरिटी फीचर कॉमनली यूज्ड इन स्मार्ट कार्ड। इनमें से कौन सा एक बायोमेट्रिक फीचर नहीं है जिसे यूज किया जाता है स्मार्ट कार्ड में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आता है डायनेमिक सिग्नेचर वेरिफिकेशन, वॉइस रिकॉग्निशन, विजुअल रिकॉग्निशन, मल्टीपल पिन एंड डिफरेंट ट्रांजेक्शन टाइप। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, डायनेमिक सिग्नेचर वेरिफिकेशन आपका बायोमेट्रिक है, वॉइस रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक है और विजुअल रिकॉग्निशन भी बायोमेट्रिक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्टीपल पिन एंड different transaction type is the correct answer for particular question. So having multiple pins for different transactions type is a security feature of smart card but it is not considered a biometric security feature. ठीक है, तो ये security feature तो है but ये biometric security feature में count नहीं होता है। Biometric feature rely on unique physical or behavioral characteristics of an individual such as fingerprint, retinal pattern, etc. क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नेट वर्किंग कैपिटल। आपको बताना है नेट वर्किंग कैपिटल की रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला देखो, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो हायर देन 1:1 इंश्योर सफिशिएंट लिक्विडिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी करंट एसेट्स आपके ज्यादा होंगे करंट लाइबिलिटीज से। नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो of less than 1:1 indicate strong liquidity and financial health. Net working capital is calculated as current assets minus current liabilities or maintain an adequate net working capital ratio help in meeting short term financial obligations. ठीक है, तो देखो तीसरा और चौथा आपका क्या पूछा गया, करेक्ट। ठीक है, तो तीसरा तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इनका कहना क्या है कि मेंटेनिंग एन एडुकेट नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, अगर आप पर्याप्त नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो या करंट रेशियो को मेंटेन करते हैं तो हेल्प करता है मीट करने में शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, अब यहां पे देखिए आपके आंसर्स अभी तो पहला दूसरा तीसरा दिख रहा है, लेकिन पहले एक्सप्लेनेशन समझेंगे। नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो इज फाइनेंशियल मैट्रिक्स दैट measure a company's liquidity and short-term financial health. So it is calculated by dividing current assets by the current liabilities. A higher ratio suggests a company has more liquid assets available to cover its short-term debt. ठीक है, तो इनका क्या है, maintaining a adequate net working capital ratio help in meeting short-term financial obligations. तो देखो आपका तीसरा और चौथा बिल्कुल करेक्ट है। अभी इस आंसर पे मत जाइएगा। फिर आगे क्या लिखा है, measurement less than 1.0 indicate company potential inability to use current assets to the fund short term obligation। देखो सेकंड वाला गलत होगा। a net working capital ratio यानी करंट रेशियो ऑफ लेस देन 1:1 अगर एक से कम है तो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी को ये रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, जैसे समझ लो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू, अगर आपका मान लीजिए ये एक रेशियो एक से कम है, यानी करंट रेशियो आपका एक से कम आ रहा है, इसका मतलब करंट लाइबिलिटीज आपकी ज्यादा है, तो आप फाइनेंशियली कहां स्ट्रांग हुए, आप स्ट्रांग नहीं हुए। फिर इन्होंने क्या कहा है, अ हेल्दी करंट रेशियो बिटवीन 1.2 and 2 इंडिकेट दैट द कंपनी हैज ट्वाइस एज मेनी करंट एसेट्स एज लाइबिलिटी टू कवर इट डेब्ट। अगर आपका करंट एसेट्स ज्यादा है और करंट लाइबिलिटीज कम है तो आपके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी, यानी पहला सही है। तो अब आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऊपर से मत देखिए, आंसर होना चाहिए पहला, तीसरा और चौथा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। ठीक, पहला तीसरा चौथा आंसर होगा, आंसर आपका ये होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब हाउ रिकॉर्ड आर मेंटेन इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है कि रिकॉर्ड्स को आपको मेंटेन करना चाहिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, रिकॉर्ड इन ब्लॉकचेन आर स्टोर्ड इन इंडिविजुअल ब्लॉक्स आर साइंड एंड सिक्योर यूजिंग क्रिप्टोग्राफी टू लिंक दीज ब्लॉक्स सीक्वेंसली। ठीक है,
रिकॉर्ड्स इन ब्लॉकचेन आर स्टोर्ड इन सेंट्रल लेजर, गलत है, ठीक है। ब्लॉकचेन स्टोर ऑल ट्रांजेक्शन इन वन सिंगल लार्ज ब्लॉक, ठीक है, लार्ज ब्लॉक विदाउट लिंकिंग देम, गलत है ये। इन ब्लॉकचेन रिकॉर्ड आर स्टोर्ड इन इंडिविजुअल फाइल्स ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स विदाउट एनी सिक्योरिटी सीक्वेंस। देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है स्मॉल ब्लॉक्स में क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, इंटरकनेक्ट होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है ब्लॉकचेन। क्या कहा जाता है, ब्लॉकचेन, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और ये जब स्टोर होगा तो ये क्रिप्टो का यूज करेगा, क्रिप्टोग्राफी का यूज करता है। किसका यूज करता है, क्रिप्टोग्राफी, इसीलिए बैंक में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, यहां पे आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी समझ लेते हैं। ब्लॉकचेन इज आर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यानी डीएलटी है, दैट स्टोर ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शंस नोन एज ब्लॉक्स, ठीक है दोस्तों, देन लिंक अ सीक्वेंस द लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस यूजिंग क्रिप्टोग्राफी, ठीक है दोस्तों। तो ये स्मॉल ब्लॉक्स में स्टोर होता है और ये आपस में एक दूसरे से लिंक होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन बैंकिंग एक्टिविटीज लाइक सिक्योर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग, पेमेंट, treasury and securities and the trade finance. So the banking industry can benefit from blockchain technology as it help fraud prevention, increase the resilience of the bank's IT infrastructure and also increase the transparency of process, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, क्या कहता है, Which of the following statement is correct about opening a resident foreign currency account? तो मैंने आपको क्रैश कोर्स में भी पढ़ाया है, मैंने आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, मैंने आपको फाउंडेशन में भी पढ़ाया है आरएफसी अकाउंट के रिगार्डिंग और आरएफसी डी के रिगार्डिंग। देखो आपको बस याद रखना है कि जब भी कोई इंडियन व्यक्ति फॉरेन जाता है, कहां जाता है दोस्तों, फॉरेन जाता है, विदेश, ठीक है, और चाहे वो नौकरी करने चाहे बिजनेस करने जाए, और अगर वो मोर देन 1 ईयर रुकता है, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा वहां पे रुकता है, ठीक है, तो उस अगर वो भारत आ जाएगा तो जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसके पास आएगा, जैसे एम्प्लॉयर से पेंशन आ रही है या किसी बिजनेस बेनिफिट्स आ रहा है, तो वो आपके आरएफसी अकाउंट में आएंगे, ठीक। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी विजिट के लिए जा रहे हैं, वहां पे कोई ऑनर मिला या आपको किसी आपके रिलेटिव ने विदेश से गिफ्ट भेजा, तो ये जो शॉर्ट टर्म या इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स की बात करें, खैर ट्रांजेक्शन तो सभी इंडिविजुअल होते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स के लिए जो पैसा आता है वो आरएफसी डी में आता है, ठीक है, डोमेस्टिक में। तो अब आपसे आरएफसी क्या पूछा गया है, आरएफसी। अब आरएफसी का एक एग्जांपल जैसे मैं बता दूं कि मान लीजिए कोई मेरी सिस्टर है और वो यूके में रहती है या अमेरिका में रहती हैं, उन्होंने 10-12 साल वहां नौकरी करी और नौकरी करके वो इंडिया में आ गई, तो अब उनको वहां से पेंशन आ रही, तो कौन से अकाउंट में आएगी, आरएफसी अकाउंट में, ठीक, नॉट इन आरएफसी डी, आरएफसी अकाउंट में आएगी। इन्होंने जब वहां नौकरी कर रही थी तो कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की थी और प्रॉपर्टी एक्वायर करने के बाद अब उसको ये डिस्पोज कर रहा है वहां पे, तो उसका जो पैसा आएगा वो किस में आएगा, आरएफसी में आएगा, ना कि आरएफसी डी में। तो कोई गिफ्ट है, ऑनरोरियम है, कोई अवार्ड है, इन सब का जो पैसा होता है वो आरएफसी डी में आता है। जहां पे आपका आय का साधन, आपके एसेट्स की बात हो, वो सब आपका आरएफसी में आता है। आरएफसी डी में कौन सा आएगा, ऑनरोरियम का आएगा, गिफ्ट का आएगा, रिलेटिव ने किसी ने भेजा। लेकिन अगर आपका कोई एसेट डिस्पोज हुआ या मान लीजिए सिस्टर के हस्बैंड यूके में रहते थे, उन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची, उसका जो पैसा वो सिस्टर के पास आने, तो आरएफसी में ही आएगा, ये सब जो अमाउंट है आरएफसी में। अब आरएफसी के रिगार्डिंग आपसे पूछा गया है, एन आरएफसी अकाउंट कैन बी ओपन एज गिफ्ट बाय रेजिडेंट टू अ नॉन रेजिडेंट, ठीक, आरएफसी अकाउंट कैन बी ओपन फॉर इनहेरिटेंस पर्पस ओनली, एन आरएफसी अकाउंट कैन नॉट बी ओपन एज अ गिफ्ट, must be held by individual qualifying as resident returning from abroad, ठीक। So RFC account is transferable to another individual upon request, ठीक। अब आपके पास देखो चार स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कोई भी क्लियर आंसर आपको नहीं बता रहा, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो आपका आंसर सी हो जाएगा। मैंने कहा था गिफ्ट के लिए कौन सा अकाउंट खुलेगा, आरएफसी डी, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि एन आरएफसी अकाउंट कैन नॉट बी ओपन एज अ गिफ्ट, तो गिफ्ट के लिए तो ओपन नहीं होगा, गिफ्ट के लिए ओपन कौन सा होता, आरएफसी डी, तो पहला स्टेटमेंट सही है। मस्ट बी हेल्ड बाय इंडिविजुअल क्वालिफाइंग एज आर रिटर्न रेजिडेंट रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, तो सिस्टर नौकरी करके कहां से आई, विदेश से, तो रिटर्निंग की भी क्वालिटी कंप्लीट हो रही, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। देखिए जब हम रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट की बात करते हैं तो एज पेंशन और सुपर एनोटेशन बेनिफिट और अदर मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम हिज ओवरसीज एम्प्लॉयर, तो आप आरएफसी अकाउंट खोलोगे। कन्वर्टिंग एसेट्स एक्वायर्ड बाय हिम एज नॉन रेजिडेंट और इनहेरिटेड फ्रॉम
और गिफ्टेड बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया टू रीपार्टेड टू इंडिया, यानी इनके कोई भी एसेट्स वहां पे थे, चाहे इन्हें गिफ्ट मिले हों चाहे इन्होंने क्रिएट किए हों, और अब इसको रीपार्टेड करना चाह रहे हो उस अमाउंट को, तो ये किस में आएगा, आरएफसी अकाउंट में आएगा। बिफोर जुलाई 8 1947 एनी इनकम अराइजेस अकरिंग देयर ऑन हेल्ड आउटसाइड इंडिया एज पर द जनरल स्पेशल आरबीआई परमिशन। अगर 1947 8 जुलाई के पहले का कोई आपका अर्निंग है तो इसके लिए आपको स्पेशल अनुमति लेनी पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। एज प्रोसीड्स ऑफ एलआईसी क्लेम मैच्योरिटी सरेंडर्ड वैल्यू सेटल्ड इन फॉरेक्स फॉर एन इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनी, तो ये आपका देखो आरएफसी में भी होता है, आरएफसी डी में भी होता है, ठीक है। सो द बैलेंस इन आरएफसी अकाउंट कैन बी फुली यूटिलाइज्ड आउटसाइड इंडिया एंड कन्वर्ट इनटू इंडियन रुपीस। आरएफसी में एक खासियत है कि आरएफसी अकाउंट में जो भी पैसा आप भारत यूटिलाइज भी कर सकते हैं और रुपए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट फॉर द कमिटिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। तो सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। चलिए इसको अभी थोड़ा सा पीएमएलए क्या कहता है कि अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी में आप ऑफेंस आप पाए गए तो आपको रिग्रेस मिनिमम 3 साल 3 ईयर से मैक्सिमम 7 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, ठीक। अगर आप नार्कोटिक्स वगैरह में पकड़ गए, नार्कोटिक्स वगैरह में अगर आप पकड़ते हैं कि यानी नार्कोटिक्स जैसे कोई काम कर रहा है और इंडिया से इनकम लेके आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, फॉरेन जा रहा पैसा, तो वहां पे मैक्सिमम जो सजा है वो फिर आपकी 10 साल हो जाती है, 10 ईयर्स, ठीक है। तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 3 ईयर। सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज सब्जेक्ट टू रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 3 ईयर बट may extend to 7 year, may also be fined with the 5 lakh rupees. So however, if the process of crime are related to offense under the narcotics drugs psychometric substance 1985, the maximum sentence can extend to 10 year. So punishment rigorous imprisonment 3 to 7 year fine, narcotics exceptions इफ रिलेटेड टू नार्कोटिक्स ड्रग्स मैक्सिमम आपका इम्प्रिजनमेंट 10 साल हो जाएगा, और सेवरिटी सेक्शन 4 रिफ्लेक्ट द सेवरिटी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस, यानी कितना गंभीर है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो आप सभी के लिए हमारा JAIB क्रैश कोर्स चल रहा है दोस्तों। अगर आपको लास्ट मूवमेंट पे कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो क्रैश कोर्स विद द टेस्ट सीरीज साथ आप जुड़ सकते हैं लीस्ट प्राइस में 1499 रुपए में। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, व्हाट प्राइमरली कॉज वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट का जो प्राइमरी कॉज या प्राथमिक रीजन है वो क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। पहला है लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग टीम मेंबर्स, डिफरेंस इन जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द इंडिविजुअल वैल्यू एंड कॉर्पोरेट कल्चर। तो यही आपका वैल्यू क्या होता है, यही आपका क्या है दोस्तों, प्राइमरी कॉज वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट का प्राइमरी कॉज है। इंडिविजुअल का जो वैल्यूज हैं वो अलग होती हैं, कॉर्पोरेट कल्चर अलग होता है, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, यानी दोनों में भेद। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट अराइज प्राइमरली फ्रॉम द डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन एन इंडिविजुअल्स वैल्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट कल्चर लीडिंग टू फ्रिक्शन इफ दीज डिफरेंसेस आर नॉट मैनेज्ड इफेक्टिवली। सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। इनमें से आप किसको एक ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर कंसीडर नहीं करेंगे। पहला, कंपनी पॉलिसीज रूल्स एंड वर्क प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड शेयर्ड वैल्यूज, पर्सनल वैल्यूज बिलीव्स ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अथॉरिटी ओरिएंटेशन एंड हायरार्की। तो मेरे हिसाब से जो पर्सनल वैल्यूज होती हैं या बिलीफ होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर नहीं होते हैं। तो कंपनी पॉलिसीज रूल एंड वर्क प्रोसीजर्स आर डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर दैट शेप द वर्क एनवायरनमेंट, जो हमारे वर्क एनवायरनमेंट को एक आकार प्रोवाइड करता है। फिर लिखा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड शेयर वैल्यू रिफ्लेक्ट द कलेक्टिव बिलीफ एंड नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, the organizational structure authority orientation and hierarchy are
एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्रेमवर्क इम्पैक्टिंग इट फंक्शनिंग एंड एम्प्लॉइंग बिहेवियर। ठीक है दोस्तों। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 66। इन द पार्टनरशिप फॉर स्टॉपिंग बैंक ऑपरेशन द डॉक्यूमेंट शुड बी साइंड बाय एनी ऑफ द पार्टनर, एनी एम्प्लॉय नहीं, एनी ओनली नहीं, ऑल पार्टनर में से कोई भी पार्टनर कर सकता है, कोई भी पार्टनर कर सकता है। ये एन एम्प्लॉय ऑफ द पार्टनरशिप नहीं होगा। देखो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में स्टॉप अगर करना है बैंक ऑपरेशंस को, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को साइन करेगा एनी पार्टनर। एनी पार्टनर करना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एनी पार्टनर। कोई भी पार्टनर क्या कर सकता है, स्टॉप इंस्ट्रक्शन दे सकता है। तो यहाँ पे आप लिखिए पहले एनी पार्टनर, एम्प्लॉय नहीं, एनी पार्टनर। ठीक है, एनी पार्टनर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67। द मॉडल पॉलिसी ऑफ ग्रीवनांस रिड्रेसल इन बैंक इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो भी हमारी मॉडल पॉलिसी ऑन ग्रीवनांस रिड्रेसल होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, कस्टमर आर टू बी ट्रीटेड फेयरली, इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल एक्सेलरेशन एवेन्यूज इफ अनसेटिस्फाइड, कंप्लेंट्स रेज बाय कस्टमर शुड बी हैंडल इफिशिएंटली विद कस्टडी एंड इन अ टाइमली मैनर, और फिर लिखा है बैंक एम्प्लॉय शुड एक्ट इन गुड फेथ। तो यहाँ पे आंसर आप लगाएंगे ऑल। शायद ये क्वेश्चन 2 मेरे पहले हो चुके हैं। ठीक है, तो मॉडल पॉलिसी के लिए सभी चीजें रिक्वायर्ड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एटीएम, इनमें से कौन सी सर्विस एटीएम प्रोवाइड नहीं करता है, तो ये क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करता है, बकाया सभी चीजें आपको एटीएम से ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये 3 क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हुए हैं, ये 3 क्वेश्चन इस क्लास में रिपीट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नॉमिनेशन फैसिलिटी ऑफ सीनियर सिटीजन पेंशन। तो आपको बताया था पेंशन कैन बी क्रेडिटेड टू अ जॉइंट अकाउंट विद द स्पाउस बट ओनली इफ द ऑथराइजेशन ऑफ द फैमिली पेंशन एग्जिस्ट इन द पेंशन पेमेंट ऑफिस। तो ये क्वेश्चन आपको कराए हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म। करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, अ करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड इफ करेंसी नोट, ट्रेवलर चेक एक्सीड यूएसडी 1000 और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, 1000 तक आपको करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं चाहिए अगर 3 फॉर्म में आप पैसा ला रहे हैं, करेंसी नोट्स में, कॉइन्स में और ट्रेवलर्स चेक में। अगर सिर्फ करेंसी नोट आप ला रहे हैं तो 5000 तक के लिए आपको सीडीएफ नहीं चाहिए, इसके बाद आपको सीडीएफ चाहिए। तो आप आंसर लगाइए बोथ आर करेक्ट, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। यहाँ पे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसके लिए माफी। अगली क्लास में हम इनको कवर करेंगे। और दोस्तों आप सभी के लिए दिवाली फेस्टिव ऑफ लाइट ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर आपके लिए अवेलेबल है अभी, और इस ऑफर के तहत आपको 60% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो लोग टारगेट कर रहे हैं कि हम JAIB एग्जाम को टारगेट करेंगे, लेट हो गए, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि वो किसके थ्रू तैयारी करें, महापैक के थ्रू। JAIB महापैक आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि यहां पर देखो जितने, जैसे अगर आपने 6 मंथ का महापैक लिया या 12 मंथ का या 24 मंथ का जो भी महापैक लिया है, उस वैलिडिटी में जितने भी बैच आएंगे वो सभी बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी महापैक में मिलेंगे। 200 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विज़ेस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट आपके लिए उपलब्ध है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो JAIB क्रैश कोर्स भी आपके लिए उपलब्ध है, और मैंने ऑलरेडी बताया कि लिस्ट प्राइस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपने लेट तैयारी शुरू की है। ठीक है दोस्तों, टेस्ट सीरीज भी इसके साथ मिलेगी। साथ ही साथ आपके लिए हमारी JAIB बैंकर से सेट ऑफ 4 बुक्स अवेलेबल है, जिसमें आपको एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सोल्यूशन, हर एक यूनिट के बाद क्वेश्चंस और MCQs और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन विद सोल्यूशन, और माइंड मैप फॉर क्विक रिवीजन आपके लिए उपलब्ध है। तो लीस्ट प्राइस में आप इसको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आई होप आप सभी को क्लास क्लियर समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।